शांतिपुर नामक गांव में दिव्या नाम की एक लड़की रहा करती थी। बचपन में मां को खो देने के कारण उसके पिता शेखर काफी मेहनत करते थे और कुछ हद तक दिव्या को शिक्षित भी किया था। उनका एक बहुत गरीब परिवार था। दिव्या की इच्छा थी कि वो अच्छी तरह से पढ़े और एक कलेक्टर के रूप में चयनित हो जाए, और इसे हासिल करने के लिए वो बहुत कुछ करती थी। जब ऐसा था, एक दिन अचानक शेखर का एक्सीडेंट हो गया और वो बिस्तर पर आ गया। उसने अपने सपनों को एक तरफ कर अपने पिता और घर की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। शेखर को उसे दिन रात लगे देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा बेटी। इस तरह बिस्तर पर लेटने की बजाय मर जाना अच्छा होगा। कम से कम तुम तो चैन से रहोगी। उसे बुरा लग रहा था। तब दिव्या ने जवाब दिया, पापा, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हो? अगर सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो तो हमें भगवान की क्या आवश्यकता है? नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। तुम अच्छी तरह से पढ़ो और आगे बढ़कर वहाँ पहुँचो जो तुम्हारा सपना है। लेकिन अब तुम उन सभी चीजों को छोड़कर मेरे और घर के काम में लगी रहती हो। जब मैं तुम्हें इस तरह से देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है बेटी। आप शांति से रहो और इन सब बातों के बारे में ना सोचो। जैसा लिखा है वैसा ही होगा। बेवजह की बातें ना सोचो और अपनी सेहत खराब ना करो। मैं हूँ ना, मैं सभी बातों का ध्यान रखूंगी। आप फिक्र मत करो, उसने कहा और चली गई। दिव्या सोच रही थी कि घर को कैसे चलाया जाए। मुझे इस तरह का काम करना है जिससे मुझे मेरे आगे बढ़ने में भी फायदा हो। ऐसा कौन सा काम है? वो उस तरह की नौकरी करने के बारे में सोच रही थी। कुछ देर बाद उसे एक आइडिया आया। हाँ, अब मैं हर एक घर में न्यूज़पेपर बांटूंगी और इस तरह मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने को मिलेगा और ये मेरे कलेक्टर बनने के लिए उपयोगी होगा, उसने सोचा। अगले दिन उसने जाकर न्यूज़पेपर बांटने के बारे में बात की। अगले दिन से ही उसने सारे पेपर्स लिए। पहले खुद पूरा पेपर पढ़ा और फिर पेपर बांटने के लिए निकल गई। पेपर बांटने के बाद वो घर का काम संभालती थी और अपने पिता का ख्याल करती थी और फिर रात में बैठकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसे दिन रात लगे देखकर शेखर को बुरा लग रहा था। और बेटी दिव्या, तुम्हें इस तरह काम करते देख मुझे ऐसा लगता है कि तुम बीमार होकर अपनी सेहत खराब कर लोगी। तुम कलेक्टर ना भी बनो तो भी मुझे कोई जरूरत नहीं। तुम सुरक्षित हो, वही काफी है। मैं किसी से एक अच्छे वर की तलाश करने के लिए कहूंगा। तुम शादी कर लो। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? मैं प्रॉब्लम्स के कारण पीछे नहीं हटूंगी और अपने सपने को मारूंगी नहीं इस तरह। मत बोलो यूं। ऐसा नहीं है बेटी, लेकिन तुम्हारे पास जो पढ़ना है उससे संबंधित किताबें भी नहीं है, और अगर हम खरीदना चाहें तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। हमारी इतनी कमाई कहाँ है? पापा, भगवान हमें रास्ता दिखाएंगे और मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगी। मैंने आपको पहले भी अपने आइडियाज के बारे में बताया है ना। वो बात नहीं है बेटी। पापा, तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है। ये सुनकर शेखर बिना कुछ और बोले सो गया। रोज की तरह दिव्या पेपर बांटने गई और उसने खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ा। उस दिन के न्यूज़पेपर में उसे कलेक्टर के पद की अधिसूचना मिली और अध्ययन सामग्री के बारे में भी पता चला। आखिरकार लंबे समय से जिसका इंतजार था वो दिन आ ही गया। भगवान की कृपा से अगर मैं जो चाहती हूँ वो हासिल कर लूं तो। और न्यूज़पेपर बांटने निकल गई। आखिर में वो एक आंटी के यहाँ न्यूज़पेपर डाल रही थी और उनसे बोली, आंटी, अगर आप बुरा न मानो तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आज का पेपर पढ़ लेने के बाद क्या आप मुझे इसे दे देंगी? ठीक है, कल जब तुम आओगी तो आकर ले जाना। इस तरह वो आखिर में उन आंटी के घर गई और पिछले दिन का पेपर लिया और बोली, थैंक यू आंटी, मैं इसे कल सुबह जरूर लौटा दूंगी। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन मुझे एक शंका है। उस पेपर में ऐसा क्या है तुम्हारे लिए? कल से एक स्टडी पेपर आ रहा है इस न्यूज़पेपर में आंटी, और मैं कलेक्टर के पद के लिए अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए पढ़ना चाहती थी इसे। ये सुनकर आंटी बहुत खुश हुई और बोली, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रही हो और कलेक्टर बनना चाहती हो। यदि तुम पढ़ना चाहो तो हमारे पास बहुत सी किताबें हैं जो सिविल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। एक बार मेरे बेटे ने भी सिविल परीक्षा के लिए प्रयास किया था, लेकिन कुछ करना हुआ। यदि तुम उन्हें लेकर पढ़ती हो तो उनका इस्तेमाल हो जाएगा, तो ले लेना।
उन शब्दों को सुनकर दिव्या को बहुत खुशी हुई और उन्हें लेने के लिए तैयार हो गई। आंटी अंदर गई और किताबें लाकर उसे दे दी। दिव्या बहुत कड़ी मेहनत करती थी और काम खत्म होने के बाद जब भी उसे खाली समय मिलता था तो वो बैठकर तैयारी करती थी। इस तरह कुछ दिनों के बाद उसे वो मिल ही गया जिसकी उसे ख्वाहिश थी। वो उच्च अंकों के साथ पास हुई और साक्षात्कार में चयनित हुई और उसे कलेक्टर की नौकरी मिल गई। उसकी खुशी की सीमा न रही। पापा, मेरा ख्वाब पूरा हो गया, दिव्या ने जोर से चिल्लाकर पापा को बताया। खुशखबरी सुनकर शेखर की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। इस तरह एक गरीब लड़की ने जो चाहा उसे पा लिया और कलेक्टर बन गई और अपना सपना साकार किया। कृष्णापुर नाम के गांव में रघुपति और उनकी पत्नी लक्ष्मी अपनी बेटियों के साथ रहते थे। उनकी बड़ी बेटी थी सिरिशा। उन्होंने उसकी शादी एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय संतोष से कर दी। उनकी छोटी बेटी पावनी काफी समय से विनोद नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन दोनों ने ही अपने माता पिता को अपने अफेयर के बारे में नहीं बताया था। एक दिन दोनों एक जगह मिले और पावनी, मैं हमारी शादी को लेकर बहुत घबराया हूँ। हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विनोद, कोई टेंशन मत लो, मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही। तुम्हारे अलावा मैं अपने पति के रूप में किसी को कल्पना नहीं कर सकती हूँ। ये बात नहीं है पावनी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ और देश की सेवा करना चाहता हूँ। तुम्हारे माता पिता ये बात जानकर हमारे रिश्ते के लिए ना कर सकते हैं, सो आई एम वेरी वरीड। तुम चिंता करना छोड़ दो, मैं उन सभी बातों को संभाल सकती हूँ। वैसे अब तुम्हारे ट्रायल्स को कितना वक्त है? मैंने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। बस अब मुझे इम्तिहान के रिजल्ट का इंतजार है, तभी सब पता चलेगा। मुझे पक्का पता है तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी, यू डोंट वरी। पावनी ने ढांढस बंधाया और फिर दोनों अपने अपने घर लौट गए। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक दिन रघुपति, बेटी पावनी, परसों लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। लड़का बिल्कुल तुम्हारे जीजा जी की तरह है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ। पावनी ने सुनकर बड़ी हिम्मत से कहा, पापा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम विनोद है, मैं उसी से शादी करूंगी, उसने ऐलान किया। सुनकर माता पिता सन्न रह गए। क्या कह रही हो तुम? तुम किसी से प्यार करती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमसे ऐसी बेहुदा बात करने की? हाँ, वो उस पर चिल्लाई। तब पावनी भी नाराज हो गई और बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ। तुम कैसे मेरी देखभाल करती हो, वैसे ही मुझे एक ऐसा हमसफर चाहिए जो मुझसे प्यार करे। और ये सारी खूबियां देखकर ही मैंने उसे अपना साथी बनाने की सोची। क्या गलत किया है इसमें? ये सुनकर रघुपति जरा नरम पड़ गया। वैसे लड़का क्या कर रहा है जिससे तुम प्यार करती हो? तो पावनी ने जवाब दिया, वो सेना में नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है और उसे 1 महीने में पोस्टिंग मिल जाएगी। मतलब उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली? मिलेगी भी तो आर्मी की नौकरी। मुझे रिश्ता किसी भी तरीके से पसंद नहीं। आगे उसने और कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उस पूरे दिन माता पिता ने पावनी से एक बात नहीं की। तब उसने विनोद को फोन करके घर का हाल बताया। तो फिर और छिपाने का कोई फायदा नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को भी बता ही देता हूँ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। वो दिन ऐसे ही बीत गया। अगले दिन उसकी दीदी और जीजाजी घर आए। जैसे ही वे घर पहुंचे, माँ ने बेटी और दामाद को सब कुछ बता दिया। फिर पावनी की बहन उसके पास आई। कैसी है पावनी? पापा की पसंद के लड़के से शादी कर लेना, सब खुश रहेंगे। अपनी जिद छोड़ देना बहन। बाकी सब खुश होंगे दीदी, मेरे अलावा। देखो, उसकी अभी तक नौकरी भी नहीं लगी है और नहीं लग पाई तो तुम कैसे जीवन बिताओगी, सोचा भी है? उसे केंद्र सरकार की नौकरी जरूर मिलेगी, ये पक्की बात है दीदी, मुझे कोई शक नहीं। तो रघुपति ने हस्तक्षेप किया। भले ही उसे नौकरी मिल जाए, मुझे आर्मी वाले से रिश्ता करना ही नहीं है। हमें क्या पता कि उसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, और हम हमेशा इस बात से परेशान रहेंगे कि कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। और खुदा न खास्ता अगर उस लड़के को शादी के बाद कुछ हो गया तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा उसका? ये सुनकर पावनी ने विनोद के लिए कहा, पापा, अगर बदकिस्मती से उसे कुछ हो भी गया तो मुझे दुख नहीं होगा, बल्कि उस पर गर्व होगा देश की सेवा करने के लिए। उसकी बात सुनकर सभी सन्न रह गए। वे समझ गए थे कि पावनी उनकी बात सुनने की स्थिति में नहीं है। वे उसकी शादी के लिए राजी हो गए। उधर विनोद ने भी अपने माता पिता को पावनी से शादी के लिए राजी कर लिया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के ठीक 2 दिन बाद विनोद को नौकरी का ऑफर और पोस्टिंग मिल गई। इससे पावनी और विनोद बेहद खुश थे।
कुछ ही दिनों बाद विनोद पावनी को छोड़कर पोस्टिंग के लिए कश्मीर चला गया। विनोद रोज अपनी ड्यूटी के बाद वहां होने वाली सारी बातें पावनी को फोन पर बताता था। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक हफ्ता बीत गया, लेकिन विनोद का कोई फोन नहीं आया। पावनी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। फिर अधिकारियों ने उसे फोन करके बताया कि विनोद का निधन हो गया है। इससे दोनों परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 2 दिन बाद विनोद का शव और उसका सामान आया। सारी रस्में पूरी करने के बाद सेना की वर्दी में विनोद की एक तस्वीर के सामने खड़ी होकर पावनी बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी राष्ट्र के लिए अपनी सेवा पूरी कर लोगे, लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी पावनी उस चुनौती को लेने का मन बना चुकी हूँ विनोद। उसने सोचा और अपने दुख पर काबू पाया। देश की सेवा करने के अपने सपने के साथ वो सेना में शामिल हो गई। सभी ने उसके निर्णय का सम्मान किया जो उसने लिया था और उसकी प्रशंसा की।